अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेक्टर स्पार्क। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यूड है, रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अब नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ना है उससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम, तो बेसिकली ये उसी से रिलेटेड है। अगर हम देखें, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं, बेसिकली हम टाइप से स्टार्ट करते हैं। ये जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ये बेसिकली एंगुलर मोशन की या सर्कुलर मोशन की बेसिकली टाइप्स हैं। अगर हम देखें तो हमने बोला था कि आपके पास सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन क्या होता है। जब भी एक ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कल में या सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम कह रहे थे कि वहां पर जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, वो कौन सा था हमारे पास मोशन। या तो वो ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करता था, यानी या तो वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा था, या हम उसको रोटेशनल और सर्कुलर कह रहे थे। तो हम इसको ऑर्बिटल मोशन या स्पिन मोशन के थ्रू इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम दो टाइप्स देखें जो हम बेसिकली अभी डील करने लगे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पिन मोशन को, और सेकंड जो इसमें हमने डिस्कस करना है उसको हम लिख लेते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन, इन दो एस्पेक्ट्स के थ्रू हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम स्पिन मोशन की बात करें तो बेसिकली ये एंगुलर मोमेंटम जब किसी ऑब्जेक्ट के पास होगा ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो मोमेंटम है ऑब्जेक्ट के पास वो कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगी एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिनिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिनिंग बॉडी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पिन कर रहा है तो हम कहेंगे कि आपके पास वहां पे उसके पास कौन सा मोमेंटम है, तो हम कहेंगे कि इसके पास हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम है ऑफ स्पिनिंग। तो इसको हम कह लेते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। ऑब्जेक्ट के पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी हमारे पास कौन सा होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो बेसिकली एंगुलर मोशन के अकॉर्डिंग आपने इसकी जो है टाइप्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले आपके पास स्पिनिंग थी, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है उसमें हमारे पास आ जाती है ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन में क्या होगा, ये एंगुलर मोमेंटम होगा किस ऑब्जेक्ट का, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या हम कह सकते हैं जिसका ऑर्बिटल मोशन है। तो हम कह लेते हैं कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है, इट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ और ऑफ अ बॉडी डूइंग ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि ये उस ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी की एंगुलर मोमेंटम है जो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है, ऑर्बिटल मोशन। तो इट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डूइंग या परफॉर्मिंग, जिसे हम कह लेते हैं सॉरी ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है ऑर्बिटल और स्पिन मोशन के अकॉर्डिंग इन दोनों की डेफिनेशंस। ठीक है, तो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन के अकॉर्डिंग जो हम एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करते हैं, इसमें आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम आता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास दो टाइप्स। अगर हम इसके फॉर्मूलाज को देखें ना, तो आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है, ये स्पिन का है 2/5 mr²। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, जब आपके पास स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इसीलिए हम इसके एंगुलर मोमेंटम के नीचे छोटा सा s लिख देते हैं। और अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास mr² ओमेगा, यही फॉर्मूला है जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो ये हमारे पास दो डिफरेंट फॉर्मूलाज आ जाते हैं ऑर्बिटल के लिए और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो बेसिकली ये आपके पास क्या था, जो हमने लास्ट लेक्चर में एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, ये उसी से रिलेटेड दो टाइप्स हैं, और इसमें हमने इनके डिफरेंट फॉर्मूलाज देखे हैं। बस आपने इनके फॉर्मूलाज ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो टॉपिक हमारे पास क्या है, टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम लिख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था फिर उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा था, तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डील करेंगे। हमने पहले लीनियर मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ लिया हुआ है, अब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, और एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है एल से। ये भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब अगर आप इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में अगर हम
इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम कह देंगे कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमारे पास कंजर्व रहेगा। अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूं तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें जो आपने इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है ना, वो ये है कि ये सिस्टम हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये इसकी आ गई हमारे पास स्टेटमेंट। तो आपको पता है कि जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं ना, तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज हैं वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है, वो वैल्यूज सेम रहती हैं हमारे पास। अब यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है, अगर हम देखें ना हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास ऐसे सिस्टम को बोला जाता है जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल कोई फोर्स, कोई प्रेशर, कोई कंडीशंस उसकी चेंज नहीं होती। तो हम कह देते हैं कि आपके पास ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो हम कहते हैं वो आपके पास सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। आप कंसीडर करें आपके पास ये कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, और इसमें अगर बाहर से कोई प्रेशर, फोर्स, वो मतलब कोई भी एस्पेक्ट आप कह सकते हैं अगर इस सिस्टम को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि आपके पास ये सिस्टम कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। लेकिन अगर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर या कोई भी ऐसी कंडीशन इसको इफेक्ट कर रही हैं, फिर हम कहते हैं कि आपके पास जो ये सिस्टम है ये आइसोलेटेड नहीं है। तो अगर आपके पास फोर्स नहीं लग रही तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इंपॉर्टेंट टर्म यही यही है कि आपके पास क्या है, जो है मोमेंटम जो है आपके पास कंजर्व रहना चाहिए। तो अगर अब हम इसको देखें इसकी डेरिवेशन, तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल मोमेंटम हमने बोला कंजर्व रहना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आपके पास जो चेंज है ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस फॉर्मूला के। ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आर पी के इक्वल था ना, तो यहाँ पे अगर हम चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर चेंज इन लीनियर मोमेंटम लेना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कह देते हैं कि आपके पास ये जो एंगुलर मोमेंटम का चेंज है और लीनियर मोमेंटम का चेंज है यहाँ पे, फिर इसलिए हम चेंज ले रहे हैं, ठीक है। तो और हमने फाइनल और इनिशियल वैल्यूज को भी कहना है कि आपके पास जो फाइनल वैल्यू होती है और इनिशियल वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए आपको चेंज लेना पड़ता है। चेंज बेसिकली इसी के इक्वल होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब तक आपके पास दो वैल्यूज नहीं है तब तक वो कांस्टेंट कैसे होंगी, मतलब हम कह रहे हैं ना आपकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर हम चेंज के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला जो आपने लिखना है वो ये है, यानी जो आपने प्रूव करना है। अगर हम कहते हैं कि आपके पास ये डेल आर इक्वल्स आर डेल पी है, अगर इसकी दोनों साइड्स पे हम डेल टी को डिवाइड कर दें, यानी इस इक्वेशन में मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइडिंग डेल टी, यानी सॉरी हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग डेल टी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, हम दोनों साइड्स पे डेल टी को डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल एल इक्वल्स आर डेल पी। इसके दोनों साइड्स पे हम डेल्टा टी को डिवाइड करवा देते हैं। अब देखेंगे जो आपके पास डेल एल बाय डेल टी है, या आपके पास क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है। और ये जो हमारे पास है डेल पी अपॉन डेल टी, ये हमारे पास क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि आपके पास चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल होता है फोर्स के, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल होता है किसके, फोर्स के। ये बेसिकली जब आपने इम्पल्स वगैरह को स्टडी किया था ना, तो वहां पे हमने बोला था कि आपके पास चेंज इन लीनियर मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है। अगर ये फोर्स के इक्वल है तो मैं यहाँ पर फिर आर, सॉरी यहाँ पर एफ आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर एफ, ठीक है। और इस साइड पे अगेन हमारे पास डेल एल अपॉन डेल टी ही रहेगा। अब देखें आपके पास है क्या, आर क्रॉस एफ आ गया या आर एफ जिसको हम कह रहे हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास ये जो आर एफ होता है ये क्या होता है, आपके पास टॉर्क होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क। बेसिकली हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है
आर क्रॉस एफ, जिसे हम आर एफ साइन थीटा और आर एफ कहते थे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपके पास ये जो आर एफ है ये बेसिकली क्या है, फोर्स, सॉरी, ये आपके पास टॉर्क है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टॉर्क। और ये जो आपके पास डेल एल अपॉन डेल टी है ये दोबारा से एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये जो टॉर्क है ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला बन गया, इसे हम कह देते हैं, इसको बेसिकली आप हाईलाइट कर लें या इसको हम इंसर्कल कर देते हैं, ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसको एज रेफरेंस अब हम यूज करते हैं। अब बेसिकली हमने स्टार्ट में कहा था कि हम किस सिस्टम के लिए स्टडी कर रहे हैं, हम बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं। अब आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास कौन सा सिस्टम होता था, जिसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती थी। मतलब हम कहते हैं कि एक्सटर्नली आपके पास कोई फोर्स, कोई कंडीशन इसके ऊपर एक्ट नहीं करती थी। अब अगर यहाँ पे फोर्स ही आपके पास जीरो हो जाती है, यहाँ पे हम कहते हैं कि आपके पास फोर्स की वैल्यू जीरो है, तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाता है, जीरो। तो हम कह देते हैं कि आपके पास टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अगर आपके पास टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाती है तो आपके पास क्या होगा, अगर हम इस फॉर्मूला में वैल्यू डालें तो आपके पास डेल एल अपॉन डेल टी इक्वल टॉर्क की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, जीरो। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अगर मैं इसको आगे सॉल्व कर दूं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपके पास डेल एल अपॉन डेल टी इक्वल जीरो हो गया। अब अगर यहाँ से हम इस डेल टी को साइड पे लेके जाएं तो डेल टी उसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, जीरो के साथ, जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है, तो आपके पास डेल एल की वैल्यू आ जाएगी जीरो। चेंज इन समथिंग या चेंज इन वैल्यू का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। अब देखें फाइनल माइनस इनिशियल जीरो के इक्वल है। अब अगर मैं इस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को उस साइड पे मूव करवाती हूँ तो ये इस साइड पे नेगेटिव है ना आपके पास, इक्वल टू के इस साइड पे, ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखें यही बात हमने प्रूव करनी थी कि आपके पास जो लीनियर सॉरी इनिशियल वैल्यू है और जो फाइनल वैल्यू है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। आपने यही प्रूव करना था ना कि आपके पास वैल्यू कांस्टेंट है मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम की। तो स्टेटमेंट भी हमने यही लिखी थी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया, यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा और इससे डिफरेंट क्वेश्चंस भी, शॉर्ट क्वेश्चंस में इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से पूछा जा सकता है। और सेकेंडली ये इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें अगर हम इसी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग देख लें तो हमने बोला कि आपके पास इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या हो गई है, कांस्टेंट। तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू तो हमारे पास क्या है, सेम। अगर दोनों वैल्यूज कांस्टेंट हैं तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एल जो है यानी जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है ये किसके इक्वल आता है, आई ओमेगा के इक्वल आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, आई ओमेगा आपके पास कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम कह देते हैं कि आपके पास जो ओमेगा है, ये जो ओमेगा है बेसिकली ये आपके पास क्या है, इनवर्सली रिलेटेड होता है किसके, आई के, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अब हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है एम आर स्क्वायर के। तो अगर मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू डालूं तो बेसिकली ये आपके पास वैल्यू आ जाती है या ये फॉर्मूला आ जाता है। तो आपने ये तीन चार पॉइंट्स हैं, इसको जहन में रखना है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस भी कर लें तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन रॉ एग एंड बॉइल्ड एग। तो इस क्वेश्चन का आंसर करें जरा वीडियो पॉज करके। कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन रॉ एग एंड बॉइल्ड एग। अब इसका आंसर हम किस तरह से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब बेसिकली हम इसका आंसर इसी फॉर्मूला के एस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे या इसी फॉर्मूला के एस्पेक्ट से देखेंगे। अगर हम देखें कि आपके पास जो एग, बॉइल्ड एग होगा और रॉ एग होगा, इसकी मैं हिंट्स आपको दे देती हूँ। दोनों में रेडियस का डिफरेंस आएगा। ठीक है, आपके पास क्या होगा अगर हम रॉ एग की बात करते हैं, बेसिकली मैं पहले दोनों ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो फिर हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, ये आप कंसीडर करें इनमें से एक रॉ एग है और एक आपके पास क्या है, बॉइल्ड एग है। ठीक है, तो होगा ये कि जो आपके पास रॉ एग होगा, मैं इसको साथ साथ लिख देती हूँ,
ये आपके पास रॉ एग है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, बॉइल्ड एग है। अब होगा ये कि आपके पास जो रॉ एग है इसका रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें हम कह देते हैं कि आपके पास जो रेडियस आएगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। देन अगर हम बात करें इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो देखें अगर आपके पास रेडियस ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, आपके पास ज्यादा होगा। तो यहाँ से हम कह देते हैं कि आपके पास आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ से देखें ना, आपके पास आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, तो यहाँ से हम कह देते हैं अगर रेडियस ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कम होगी। वो क्यों कम होगी, देखें एंगुलर वेलोसिटी का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इनवर्स रिलेशन है। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से नहीं भी देख रहे तो आप रेडियस से देख लें, ये इनवर्सली रिलेटेड है। लेकिन बॉइल्ड एग में इससे ऑपोजिट होगा। बॉइल्ड एग में आपके पास मैस ज्यादा होता है, तो यहाँ पे सॉरी, हम रेडियस से स्टार्ट करते हैं। बॉइल्ड एग में हमारे पास रेडियस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और बॉइल्ड एग में फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपके पास कन्वर्टली कम होगा, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी। ये क्यों होगी, ये देखें, ये मैंने अगेन आपको यहाँ से बता देती हूँ। ये बेसिकली आपके पास, एक सेकेंड, ठीक है, ये आपके पास जो ओमेगा है ये इनवर्सली रिलेटेड होता है एंगुलर सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, और इनवर्सली ही रिलेटेड होता है किसके, रेडियस के। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये जो आपके पास रेडियस है ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये तो आपके पास एक एग्जांपल थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपके पास और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपने सिर्फ इन दो तीन चीजों को रिलेट करना है, ओमेगा को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और रेडियस को। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बेसिकली देख लीजिएगा। बाकी आपके पास वही चीजें आ जाती हैं, इसमें शॉर्ट डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास था आज का लेक्चर। इसमें अगर आपको कोई ना समझ आई हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपसे समझ नहीं आया आपको, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।